नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 1 जीव विज्ञान बायोलॉजी की क्लास की बात करेंगे। और बायोलॉजी का यह पार्ट नंबर पहला रहेगा बाई जायसवाल सर। इस पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। विद डिटेल के साथ बात करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सरसों है? बेसिका जंसिया, वेसिका कंपेस्ट्रिक या बेसिका नाइजर की बात करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से जो हमारी भारतीय सरसों कहलाती है वह आपकी कहलाती है वेसिका जंसिया। यह सरसों के पौधे की एक जाति है। इसे जो है हरी सरसों या भारतीय सरसों या चाइनीज सरसों या पत्र सरसों इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है? सभी लोग जानते हैं लगभग। प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो कहलाता है वह सभी जानते हैं, वह हमारा कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन में ऑक्सीकारक जो होता है फास्फोरिलीकरण के दौरान क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या कह सकते हैं शक्ति संयंत्र ऊर्जा पावर प्लांट, परिवर्तक कोशिकांग या कोशिकी भट्टियां या ऊर्जा भंडार ग्रह कहा जाता है। तो अन्य नाम भी आपके ऑप्शन से भी आ सकते हैं एग्जाम में। अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज की थी, किसने की थी? अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने, रॉबिन्सन ने, ब्राउन ने या मूर ने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज जिसने की थी वह आपके कहलाते हैं के.आर. पोर्टर ने की थी। कब की थी दोस्तों? ये आपके 1948 में की थी। कब किया था ये भी नोट कर लीजिएगा। 1948 में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि का परिणाम है? ओजोन या धूल, CO2 HCO, SO2 SCO, SO2 तथा NO2। तो अम्लीय वर्षा जिसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि का परिणाम होता है वह हमारा कहलाता है SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे। गैसों की उत्पत्ति जो है वायुमंडलीय सांद्रता, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संपर्क में आती है। H2SO4 HNO3 के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये अम्ल वर्षा के जल में घुसकर अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। अगला है, प्लाज्मा लेमा शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? C.N.L.A.J. आपके नजेली ने, J.Q. प्लोवर ने, C. क्रेमर ने या निकोलसन ने किया था? तो प्लाज्मा लेमा शब्द का जो प्रतिपादन जिसने किया है वह हमारे कहलाते हैं J.Q. प्लोवर की बात करते हैं। दोस्तों, J.Q. प्लोवर ने प्लाज्मा लेमा शब्द का प्रतिपादन अगर पूछा जाता कब किया था तो 1931 में किया था। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ें, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिद्ध किया कि DNA का द्विगुण अर्धसंरक्षी होता है? जी हाँ दोस्तों, किसने सिद्ध किया कि DNA का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है? किसने सिद्ध किया? आपके मेसलसन तथा स्टाहल ने किया, वाटसन तथा क्रिक ने किया, हर्षे तथा चेज ने किया, जेकब तथा मोनोड ने किया। तो किसने सिद्ध किया कि DNA का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है? तो आपके मेसलसन तथा स्टेहॉल ने यह सिद्ध किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। और
इसके साथ साथ डीएनए के अर्धसंरक्षित द्विगुणन को सर्वप्रथम मैथ्यू मेल्सन ने, किसने? मैथ्यू मेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल ने कब किया? 1958 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डीएनए का द्विगुणन कितना होता है? जी प्रवस्था आपके, इसके साथ साथ जी डैश प्रवस्था की बात करेंगे, एस प्रवस्था की बात करेंगे, जी प्रवस्था में बात करेंगे। अब देखिए डीएनए का जो द्विगुणन होता है दोस्तों, वह आपका हार्वर्ड तथा पेले के द्वारा 1953 में कोशिका चक्र को 4 प्रवस्थाओं, कौन कौन से 4 प्रवस्था है? G1, S, G2 और M, ये 4 प्रवस्थाएं, इनमें से विभाजित किया। C1 प्रवस्था में डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन का संश्लेषण होता है जीवन में, और आपके G2 में जो है, पहले S1 की बात कर लेते हैं। जीवन में डीएनए पॉलीमरेज अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस प्रवस्था में डीएनए तथा हीटोन संश्लेषण होते हैं। G2 प्रवस्था में सूत्री तर्कों का निर्माण प्रारंभ होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे एस प्रवस्था की बात करेंगे, डीएनए का द्विगुणन की अगर बात करते हैं। ब्रज की मोटाई में वृद्धि होती है, तो ब्रज की मोटाई में जो वृद्धि होती है अंतर्वेशी विभज्योदक द्वारा होती है, पार्श्व विभज्योदक द्वारा होती है, शीर्षस्थ विभज्योतक द्वारा होती है, या पट्टिका विभज्योतक द्वारा होती है। तो वृक्ष की जो मोटाई में वृद्धि होती है वह किसके द्वारा होती है? वह आपके पार्श्व विभज्योतक द्वारा होती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल संवहन एधा तथा कार्क एधा अंतर्वेशी विभज्योतक लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल संवहन एधा और कार्क एधा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है तथा कभी भी उल्टा नहीं पाया जाता है? तो सभी जो सदैव जो है हमेशा सीधा पिरामिड होता है वह सभी लोग जानते हैं, वह होता है ऊर्जा का पिरामिड। यह पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है तो सदैव ही प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। और आपने 10% का नियम पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है, किसमें होता है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, प्रकाश तंत्र सेकंड में, ए व बी दोनों में, या केल्विन चक्र में होता है। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट में होता है, ठीक है। जबकि आपका जो अचक्री होता है, अगर आपका अचक्री आता है, ठीक है, चक्री में तो आप प्रकाश तंत्र फर्स्ट हो गया, जब आपका अचक्री आता है तो अचक्री प्रकाश फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा प्रकाश तंत्र दोनों सम्मिलित होते हैं। अचक्री में दोनों होंगे, लेकिन चक्री में केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही होता है। अगला, मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित था? तो मिलर के प्रयोग में पहले जान लीजिए, 1953 में स्टैनले मिलर तथा यूरे ने अपने प्रयोग के दौरान अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन के मिश्रण को एक ऐसे विद्युत कक्ष से भरा जो जलवाष्प प्रविष्ट करने वाली युग से जुड़ा हुआ था। तो मिलर में प्रयोग में जो हमारा अनुपस्थित था वह आपका O2, यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित था, बाकी CH4, मीथेन, H2NH3 ये तीनों उपस्थित थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिनोजन की जो संक्रिया होती है किसके द्वारा होती है? ट्रांसफेरस के द्वारा, हाइड्रोलेस के द्वारा, आपके एंटेरोपेप्टिडिस के द्वारा, या लाइगेस के द्वारा होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं ट्रिप्सिनोजन की जो संक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वह आपके रेप्टिडेस के द्वारा होती है। किसकी बात करेंगे? ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, एंटेरोपेप्टिडिस की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्णावृंत जो होता है
वह एक प्रकार का रूपांतरित पत्ती है, रूपांतरित जड़ है, तना है या पर्णवृंत है। तो जो आपका पर्णावृंत होता है, पर्णावृंत जो होता है वह किस प्रकार का कहलाता है? तो वह एक प्रकार का दोस्तों आपकी क्या हो जाती है, सभी लोग बताइए, एक प्रकार का रूपांतरित पर्णवृंत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पर्णावृंत की बात करेंगे, पर्णावृंत आपके डी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अनाक्सी जनित रुधिर का परिवहन रूपांतरित जड़ रूपांतरित पर्णवृंत करने वाली जो धमनियां होती हैं वह कौन सी होती हैं? पल्मोनरी धमनियां, कैरोटिड धमनियां, केरोनरी धमनियां या फ्रेनिक धमनियां की बात कर रहे हैं। तो अनाक्सी जनित रुधिर का परिवहन रूपांतरित जड़ रूपांतरित पर्णवृंत करने वाली जो धमनियां होती हैं दोस्तों, वह आपके पल्मोनरी धमनियां कहलाती हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपके ने पढ़ा होगा फुफ्फुस धमनियां या पल्मोनरी धमनियां, तो पल्मोनरी धमनियां को ही हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। तो ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। विटामिन सी का सहायक क्या होता है? तो विटामिन सी का जो सहायक होता है वह आपका सभी दीर्घ पोषकों के उपापचय में होता है, आपके प्रोथाम्बिन के निर्माण में होता है, कोलेजन के निर्माण में होता है, अमीनो अम्लों के उपापचय में होता है। तो विटामिन सी जो सहायक होता है दोस्तों, वह ये तो सभी लोग जानते हैं, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई के एडक कहलाता है, ये हमारे लवण में घुलनशील होते हैं, लेकिन विटामिन बी और सी ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन सी का जो सहायक हो जाएगा वह हो जाएगा कोलेजन के निर्माण में। किसकी बात करेंगे? कोलेजन के निर्माण की बात करते हैं। जूफली से तात्पर्य क्या होता है? कशेरुकी द्वारा परागण, कशेरुकियों द्वारा परागण, वायु द्वारा या जल द्वारा परागण। तो जूफली का जो तात्पर्य होता है दोस्तों, वह आपका होता है कशेरुकियों द्वारा परागण की बात करते हैं। इसमें पराग कणों का स्थानांतरण कशेरुकियों, विशेषकर आपके हमिंग बर्ड तथा अन्य पक्षी से बंदर हो गया, आपके मार्सुपियल जंतु, लीमर, भालू, सशक, हिरण, रोटेन जंतु, छिपकलियां, ये अन्य जंतु भी शामिल होती हैं। और जूमोफिलस जातियों जैसे कीट परागित जातियां में परागकणता को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रविधियां होती हैं, जैसे चटक रंग, सुगंध वाले पुष्प, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वायु द्वारा हम परागण की बात करते हैं, नहीं होगा, लेकिन आपको होगा कशेरुकियों द्वारा। किसके द्वारा? कशेरुकियों द्वारा जो है परागण की बात करते हैं। अगला दिया गया फाइकोकोलाइट्स प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? भूरे शैवालों से, हरे शैवालों से, नीले हरे दोनों से या डायटम से होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो फाइकोकोलाइट्स जो प्राप्त होता है दोस्तों, वह आपके किससे प्राप्त होता है? भूरे शैवालों से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एल्जिनेस, लेमिनेरिन, एगार तथा कैराजिनिन औद्योगिक उपयोग हेतु प्रयुक्त 4 प्रमुख फाइकोकोलाइट्स होते हैं, जो आप जानते भी हैं। अगला प्रश्न है, कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कीप कोशिकाएं होती हैं किस में पाई जाती हैं? आपके सिलेंटेटा में, पोरीफेरा में, इकाइनोडर्मेटा में होती है या मोलस्का में पाई जाती है। तो जो कीप कोशिकाएं होती हैं वह किस में पाई जाती हैं? वह आपके दोस्तों पोरीफेरा में पाई जाती है। तो भी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके साथ साथ ही माइटोकांड्रिया में एटीपी का जो निर्माण होता है, जी हाँ, माइटोकांड्रिया में आपका एटीपी का जो निर्माण होता है वह अंतः झिल्ली पर होता है, बाह्य झिल्ली पर होता है, एफ कण पर होता है या क्रिस्टी पर होता है? सभी बताइएगा। तो माइटोकांड्रिया में एटीपी का जो निर्माण होता है दोस्तों, वह आपके किस में होता है? सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शंस बेहतरीन स्क्रीन पर दिए गए हैं। वह कहलाता है अंतः झिल्ली पर। जी हाँ दोस्तों, माइटोकांड्रिया की अंतः झिल्ली पर ऑक्सीकरण, फास्फोरिलीकरण द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। किससे होता है? एडीपी टू एटीपी का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेना है। इसके साथ ही 20 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षार्थ जो संकरण होता है टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? एफपीडी का संकरण विषम युग्मी जनक से होता है, एफपीडी का संकरण समयुग्मजी प्रभाव जनक से होता है, एफपीडी का संकरण
समयुग्मजीय अप्रभावी जनक से होता है या FPD का संकरण समयुग्मजीय जनक से होता है। तो परीक्षार्थ संकरण टेस्ट जो क्रॉस होता है उसके लिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा आपका, देखिए प्रभावी लक्षण जो युक्त है वह F1 पीढ़ी समयुग्मजीय अप्रभावी जनक के साथ संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन होगा कि F पीढ़ी का संकरण समयुग्मजीय अप्रभावी जनक से होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है किससे स्रावित होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में जो पहला क्वेश्चन रहेगा या आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है परीक्षा ऐप पर, तो परीक्षा ऐप विजिट करना है। वहाँ पे आपको जायसवाल सर 50 कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको 40% डिस्काउंट और मिल जाएगा। आपके सभी सब्जेक्ट के आपके टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जिसमें आपको पूरे 1 साल वैतक साथ 499 का टेस्ट सीरीज रहेगा। इसमें आपको 40% और डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप जायसवाल सर 50 कोड यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया कि हमारे जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाइए और इसमें कुछ डिस्काउंट भी दीजिए। तो 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा, वो भी कम आपके टेस्ट सीरीज में। अन्य आप कम ही जाएंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी सोच ये है कि अत्यधिक कम पैसों में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि एक ही टैगलाइन है, शिक्षा ही प्रकाश है, राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूं आपके अगले पार्ट पर। तो टेस्ट सीरीज के लिए परीक्षा ऐप विजिट कीजिए, कोड यूज कीजिए जायसवाल सर 50। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।